मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज एक नए चैप्टर पर चर्चा करें और वह नया चैप्टर है राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, तुलनात्मक राजनीति की जांच। इसमें दो शब्द हैं, एक है राजनीति, दूसरा है व्यवस्था। व्यवस्था क्या है? राजनीति पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। व्यवस्था क्या है? यदि इसका संधि विच्छेद करें तो आएगा अवस्था, विशेष अवस्था व्यवस्था है। हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं। कोई शादी समारोह हुआ, कोई धार्मिक आयोजन हुआ, कोई सामाजिक कार्यक्रम हुआ, कोई प्रशासनिक कार्यक्रम हुआ, तो हम यह देखते हैं कि वहां पर व्यवस्था कैसी है। मतलब यदि आपकी विभिन्न प्रकार की उस समय की आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो आप कहते हैं व्यवस्था अच्छी है। लेकिन यदि मान लीजिए इसमें किसी प्रकार का व्यवधान पड़ता है, आपकी उस समय की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो आप कहते हैं व्यवस्था अच्छी नहीं है। यह छोटे स्वरूप में हुआ। लेकिन जब हम एक राष्ट्र के संदर्भ में विचार करते हैं तो वहां पर भी एक व्यवस्था शब्द आता है जिसे हम राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था कहां से आया? यह व्यवस्था शब्द जीव शास्त्र के मार्ग से आया और जीव शास्त्र में भी इसका सबसे पहला प्रतिपादक था बर्टन लेम्फी। तो बर्टन लेम्फी ने जीव शास्त्र में इस व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद सामाजिक विज्ञानों ने इसे धीरे धीरे करके अपनाया और यह समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान के रास्ते से होते हुए राजनीति विज्ञान में आया। राजनीति विज्ञान में यह राजनीतिक व्यवस्था को एक बहुत ही आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। एक मोटे तौर पर कहें, समझने के लिए आप देख लीजिए, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों अंगों को मिलाकर के हम सरकार की संज्ञा देते हैं। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था इन तीन अंगों से अधिक है। कैसे अधिक है? जैसे मैं आपको पिछले चर्चा में उदाहरण दिया था, यदि हमने दीवार में एक घूसा मारा या हमने किसी को एक थप्पड़ मारा तो जिसको थप्पड़ पड़ी उसको तो दर्द होगा ही, आपके हाथ को भी दर्द होगा ना। तो एक प्रभावित है, दूसरा प्रभावित है। एक प्रभावक है, दूसरा प्रभावित है। तो इस राजनीतिक व्यवस्था में उन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मतलब न केवल इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, अपितु ये तीनों जिन लोगों को प्रभावित करते हैं, मतलब पूरे राष्ट्र की संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो इन सब का समग्र रूप जो मिलकर के व्यवस्था को गति प्रदान करते हैं, इन सभी चीजों को राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाता है। मतलब आम जनता तो सुसुप्तावस्था में रहती है, लेकिन जो मतदाता होते हैं वे मतदाता भी 5 वर्ष में एक बार जागरूक होते हैं, उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो इन सब का जो समग्र समुच्चय है उसे हम राजनीतिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और भी उदाहरण लीजिए, मानव शरीर व्यवस्था का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कैसे? व्यवस्था के अंतर्गत कहा गया है व्यवस्था एक जटिल समग्र है, टोटल है, कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा एक जटिल एक तथ्य है। परस्पर वस्तुओं और भागों का समुच्चय है, एक संकलन है, एक संगठित रूप है और संगठन और ये सभी भाग इसके परस्पर संबद्ध होते हैं। जो व्यवस्था के विभिन्न भाग होते हैं, व्यवस्था के अनेक भाग होते हैं, ये सभी भाग एक दूसरे से परस्पर संबद्ध होते हैं। संबद्ध मतलब कि इनके बीच हमेशा संबंध बना रहता है।
और बर्टनलेफी कहता है कि हर अवयवी एक व्यवस्था है। अवयवी का मतलब जो अवयव मतलब होता है अंग, अवयवी का मतलब होता है शरीर। तो प्रत्येक शरीर, एक प्रत्येक बॉडी, चाहे जीवित हो चाहे जीवित ना हो, एक व्यवस्था है। अर्थात ऐसे तत्वों का जटिल समुच्चय जो परस्पर क्रिया करते हों, आपस में इनके बीच संबंध होता है, तभी इनके बीच क्रिया होगी। एक उदाहरण लीजिएगा, आप साइकिल चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं। जब आपने, आजकल तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट का पूरा जमाना आ गया है, आपने जैसे स्विच ऑन किया, जैसे आपने प्रेस किया स्विच को, स्टार्ट स्विच का आपने जैसे दबाया, उसका काम क्या है? वह तत्काल संदेश भेजता है बैटरी के पास। बैटरी ऑन करता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आप गियर बदलते हैं, गियर में गाड़ी को जैसे ही रखते हैं तत्काल गाड़ी आगे, और जैसे जैसे धीरे छोड़ते हैं गाड़ी तत्काल आगे बढ़ती है। एक व्यवस्था है। और यदि मान लीजिए इसमें किसी भी प्रकार से व्यवस्था में कोई प्रभाव पड़ा, कोई परिवर्तन हुआ, कोई काम, वो व्यवस्था के किसी अंग ने अपना काम नहीं किया, तो पूरी गाड़ी इससे प्रभावित होती है। और उदाहरण लीजिए, जैसे ही हमारा शारीरिक व्यवस्था है, आपको भूख लगी, आपने भोजन करने का सोचा, पैर वहां पर जाकर के, जहां पर आपके भोजन की व्यवस्था रखी गई है वहां पर पैर जाएगा, बैठ गए आप। देखिए सब काम कितने व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। आपने हाथ में खाद्य सामग्री लिया और उसको मुंह में डाला। हाथ का काम है मुंह तक ले जाना। जैसे ही हाथ मुंह तक गए, मुंह खुल जाएगा। मुंह खुलेगा, जीभ थोड़ा सा सक्रिय हो जाएगा, और आप जो भी चीज मुंह में ले जा रहे हैं, जीभ दांतों के माध्यम से, फिर दांतों के माध्यम से उसको हम चबाएंगे। जब चबा लेंगे तब फिर एक दूसरी व्यवस्था सामने आ जाएगी जो खाद्य पदार्थों को अंदर तक, पेट तक ले जाएगी। एक व्यवस्था है। यदि आपके हाथ जब मुंह तक पहुंचे, यदि मुंह न खुले, तब व्यवस्था गड़बड़ है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के सभी अंग, जैसे हम पैर आगे बढ़ाते हैं तो हमारा दूसरा पैर पीछे की तरफ रहता है, और जैसे ही सामने के पैर को हम जमीन में स्थापित कर देते हैं तब पीछे वाला पैर सामने बढ़ता है। एक व्यवस्था है। तो जहां व्यवस्था होगी वहां पर सब काम तरीके से होगा, व्यवस्थित रूप से होगा, अच्छी तरह से होगा। तो बर्टनलेफी कहता है कि इसके व्यवस्था के 3 गुण होते हैं। नंबर 1, इनके बीच परस्पर क्रिया होती है, एक दूसरे से संबद्ध होंगे, और एक दूसरे से जो संबंध होंगे परस्पर क्रिया होगी, और प्रत्येक भाग अन्य भागों को प्रभावित करता है। जैसे हमने प्लेटो के समय से सीखा था। प्लेटो कहता है कि जिस प्रकार से उंगली में चोट लगने से पूरा शरीर इस पीड़ा का अनुभव करता है, ठीक इसी प्रकार से व्यवस्था का कोई एक अंग यदि प्रभावित होता है, यदि ठीक काम नहीं कर रहा है, तो वह अन्य को भी प्रभावित करता है। तो इनके बीच परस्पर क्रियाएं होती हैं, और ये सभी एक दूसरे से परस्पर संबद्ध होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। दूसरा है सीमा। प्रत्येक व्यवस्था की एक सीमा होती है। प्रत्येक कार्य की, व्यवस्था के प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है, और एक की सीमा जहां पर समाप्त होती है, दूसरे की सीमा शुरू हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, हाथ का काम है खाद्य पदार्थ या रोटी हाथ में लेकर के मुंह तक ले आना। जैसे ही हाथ मुंह तक ले आता, हाथ आपका मुंह तक पहुंच जाता है, हाथ की सीमा समाप्त हो गई। इसके बाद मुंह की सीमा शुरू हो जाती है, दांतों की सीमा, जीभ की सीमा शुरू हो जाती है। तो एक की सीमा जहां पर समाप्त होती है, दूसरे की सीमा वहीं से शुरू हो जाती है। और तीसरा, पर्यावरण। प्रत्येक व्यवस्था एक निश्चित पर्यावरण में काम करती है, और यदि व्यवस्था पर्यावरण को प्रभावित करती है तो पर्यावरण से प्रभावित भी होती है। तो व्यवस्था की ये 3 विशेषताएं बर्टनलेफी ने प्रतिपादित किया था, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा मानव शरीर है। मानव शरीर के प्रत्येक अंग व्यवस्था के अधीन होते हैं, और वो व्यवस्था का कार्य संपन्न करते हैं।
तो इस प्रकार से यह जीव शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई, मतलब कि जीव शास्त्र में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया बर्टन लिखने के द्वारा, और वह फिर सामाजिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान आदि से होते हुए राजनीतिक विज्ञान में भी प्रवेश किया। राजनीतिक व्यवस्था, जब इसको राजनीतिक स्वरूप से देखते हैं, हम इसे राजनीतिक व्यवस्था का नाम देते हैं। मतलब न केवल व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अपितु मास मीडिया, जनसंचार साधन, राजनीतिक दल, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, अराजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठन, संस्था, समूह जो भी एक जिम्मेदारी पूर्वक कार्य का निर्वाह करते हैं, ये सब मिलकर के राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका केवल राजनीतिक व्यवस्था का सैद्धांतिक पक्ष है, इसका व्यावहारिक पक्ष में ये तमाम चीजें सम्मिलित हो जाती है। रॉबर्ट डहल कहता है कोई भी मानवीय संबंधों की संरचना यदि उसमें शक्ति, सत्ता और नियम हो, राजनीतिक व्यवस्था कहलाती है। कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा संगठन, मानवीय संबंध, जहां पर मनुष्य, संस्था में तो मनुष्य होंगे ही, तो कोई भी संरचना, कोई भी संस्था यदि उसमें शक्ति, सत्ता और नियम का तत्व विद्यमान हो तो वह राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जिस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था होती है, इसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था होती है, धार्मिक व्यवस्था होती है, आर्थिक व्यवस्था होती है। ये तमाम प्रकार की, विभिन्न प्रकार की व्यवस्था समाज में विद्यमान हैं। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था की एक विशिष्टता पाई जाती है। वह विशिष्टता क्या है? यह विशिष्टता यह है कि राजनीतिक व्यवस्था के पास बाध्यकारी नीति निर्माण करने की शक्ति होती है। बाध्यकारी नीति निर्माण, धार्मिक व्यवस्था कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो लोगों को किसी भी रूप में बाध्य करे, और यदि वह बाध्य करने की कोशिश करती भी है तो इसका अंतिम निर्णय राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, तय किया जाता है। यदि देश की यदि कोई आर्थिक संगठन व्यक्ति को कोई काम करने के लिए बाध्य करे, कोई सामाजिक संगठन व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से कोई काम करने के लिए बाध्य करे, तो वह अंतिम संस्था नहीं होती, क्योंकि देश की, राज्य की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि संगठनों को, संस्थाओं को बाध्यकारी नीति निर्माण करने का अधिकार नहीं है। बाध्यकारी नीति निर्माण करने का एकमात्र अधिकार राजनीतिक व्यवस्था को होता है, क्योंकि वह एक चुनी हुई सरकार होती है, क्योंकि उसे कानून बनाने का अधिकार होता है, कानून लागू करने का अधिकार होता है, कानून के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार होता है। तो किसी भी राज्य में राजनीतिक व्यवस्था इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे बाध्यकारी नियम बनाने का अधिकार है। और इसीलिए अरस्तु ने आज से 2500 साल पहले कह दिया था, राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है। मास्टर साइंस क्यों? जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, इन सभी सामाजिक विज्ञानों की तुलना में राजनीति मास्टर साइंस है, क्योंकि इसके पास बाध्यकारी नीति निर्माण करने का अधिकार होता है। यदि कोई धार्मिक संस्था आपको कोई काम करने के लिए बाध्य करती है, यदि कोई सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था आपको कोई काम करने के लिए बाध्य करती है, तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। न्यायपालिका का निर्णय सबके लिए बाध्यकारी होता है। न्यायपालिका का संबंध किससे है? राज्य से है। राज्य का संबंध किससे है? राजनीति विज्ञान से है। तो जिसके पास बाध्यकारी नीति निर्माण करने का अधिकार होता है, वही सर्वश्रेष्ठ संगठन के रूप में माना जाता है। तो जिसमें शक्ति, सत्ता, नियम, ये तीनों चीजें केवल राजनीतिक व्यवस्था के पास होती हैं, अन्य किसी के पास नहीं होती। शक्तियां होंगी, सत्ता होंगी, लेकिन सीमित रूप में होंगी। अंतिम शक्ति राजनीतिक व्यवस्था के पास ही होती है, अन्य किसी के पास नहीं होती है। और इसी प्रकार से बियर और उल्म कहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था एक संरचना है। संरचना अनेक प्रकार की चीजों का समूह, अनेक प्रकार के उसमें कार्य।
जो समाज के लिए एक निश्चित कार्य करती है। समाज के लिए कौन सा निश्चित काम करती है? वैध नीति निर्माण करने का काम, वैधानिक नीति निर्माण करने का काम। वैधानिक मतलब कानूनी, कानूनी मतलब बाध्यकारी। जहां कहीं कानून हुआ वहां पर बाध्यता शब्द आ ही जाता है। तो बाध्यकारी नीति निर्माण मतलब कानूनों का निर्माण करना जहां पर होता है उस संरचना को राजनीतिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम डेविड ईस्टन की चर्चा करें। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को राजनीतिक विज्ञान में लाने का सबसे बड़ा क्रेडिट, सबसे बड़ा श्रेय डेविड ईस्टन को दिया जाता है। डेविड ईस्टन ने 1953 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया, लिखा द पॉलिटिकल सिस्टम। इसी प्रकार से 1965 में उसने 2 पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक का नाम है अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस और तीसरी पुस्तक थी ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। इन तीनों पुस्तकों में डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से चर्चा करके इसे राजनीति विज्ञान का, तुलनात्मक राजनीति का एक अनिवार्य अंग के रूप में स्थापित किया, एक आधारभूत धारणा के रूप में इसको प्रभावित किया। इसके पहले जितने भी विचारक हुआ करते थे ये सब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तक सीमित रहते थे। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को राजनीति विज्ञान में लागू करते हुए इसके व्यापक स्वरूप और व्यापक प्रभाव को स्थापित किया, स्वीकार किया। और आज की तारीख में जब हम नए एडवांस पॉलिटिकल साइंस की चर्चा करते हैं, आधुनिक राजनीति विज्ञान की चर्चा करते हैं, तो उसमें राजनीतिक व्यवस्था शब्द का उपयोग ज्यादा होता है, राज्य शब्द का उपयोग कम होता है। तो डेविड ईस्टन ने अपने पुस्तक में परिभाषित किया राजनीतिक व्यवस्था को। वह कहता है राजनीति, सबसे पहले राजनीति के बारे में उसने कहा, राजनीति समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, आधिकारिक है। यहां पर मूल्य मतलब कोई वस्तु आप मान लीजिए, आधिकारिक जिसके पास अधिकार हो। अधिकार किसके पास होगा? सरकार के पास अधिकार होगा। तो आधिकारिक आवंटन, जो वस्तुएं आधिकारिक रूप से किसी को प्रदान करती है वह एकमात्र क्या है? सरकार है। और सरकार का संबंध राजनीति से है। तो मूल्यों का अधिकार, आधिकारिक आवंटन करने का अधिकार, करने की शक्ति, करने की क्षमता जिसमें होती है उसे राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। और आगे वह कहता है किसी समाज में अंतर क्रियाओं की ऐसी पद्धति को, समाज में अंतर क्रिया होंगी जैसे क्रिया, अंतर क्रिया, प्रतिक्रिया। क्रिया मतलब काम, हम कई प्रकार से काम करते हैं। यदि उस कार्य को अन्य लोगों का समर्थन मिले, आपको सहयोग मिले, वह काम और आगे बढ़े, हम उसे अंतरक्रिया कहते हैं। लेकिन हमेशा अंतरक्रिया होगी आवश्यक नहीं है। कुछ लोग उसका विरोध भी करेंगे। जो लोग विरोध करेंगे उसको क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया कहेंगे। तो समाज में क्रिया, अंतरक्रिया, प्रतिक्रिया ये निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलने वाली चीज है। तो समाज में अंतर क्रियाओं की ऐसी पद्धति को जो उस समाज में मूल्यों का अधिकारपूर्ण विनिधान करती है, अधिकारपूर्ण विनिधान कहिए या बाध्यकारी नीतियों का निर्माण कहिए, और जिसमें ये क्षमता होती है उसे राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। मूल्यों का आधिकारिक विनिधान या मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, जिसके पास यह शक्ति होती है। एक तो मूल्य हुआ, दूसरा है आधिकारिक और तीसरा है आवंटन। आधिकारिक आवंटन किसके पास शक्ति होती है? जिसके पास शक्ति होती है, जिसको शासन करने का अधिकार मिलता है संविधान के अनुरूप, उसी के पास ही आधिकारिक आवंटन का अधिकार होता है। तो ये आधिकारिक आवंटन करने की क्षमता जिसके पास होती है उसे राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें। इसकी विशेषताओं के बारे में सबसे पहले आमंड पावेल ने कुछ बातें कही। आमंड पावेल ने क्या कहा राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता के बारे में, इसको जरा देखें। सबसे पहले भागों की अंतर्निर्भरता। व्यवस्था के सभी भाग, अनेक भाग होते, अनेक अंग होते हैं। प्रत्येक भाग की एक निश्चित भूमिका होती है
और इन भूमिका और इन विभागों के बीच अंतर क्रिया होती है। सावयविक रचना के समान ये सब एक अंग के रूप में काम करते हैं। जैसे व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका एक संरचना है। व्यवस्थापिका जो दो सदन है भारत के संदर्भ में, दोनों सदनों की बैठकें अलग अलग होती हैं, दोनों अपना निर्धारित काम करते हैं और निर्धारित काम के लिए जो परिस्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए वो परिस्थितियां उत्पन्न करने का काम, परिस्थितियां स्थापित करने का काम अन्य विभिन्न प्रकार के संगठन और लोग करते हैं। व्यवस्थापिका अपना निश्चित काम करती है, कानून बनाती है, विधेयकों पर चर्चा करती है, बजट पास करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करती है, अनेक दंडात्मक कार्यवाहियां करती हैं। ये तमाम व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो भी काम होते हैं ये सब एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत निश्चित तय होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत काम करते हैं। तो विभिन्न भागों के बीच अंतर क्रिया होती है। यदि व्यवस्थापिका में कार्यपालिका उपस्थित न हो और कार्यपालिका के द्वारा सदन का नेतृत्व न किया जाए, यदि कार्यपालिका के द्वारा व्यवस्थापिका के कार्यपालिका से व्यवस्थापिका अनेक प्रकार के जो प्रश्न पूछती है, इन प्रश्नों पर यदि कार्यपालिका जवाब न देवे, उत्तर न देवे, बहस में भाग न लेवे, व्यवस्था कैसे होगी? तो इनके बीच अंतर क्रिया का होना आवश्यक है। तो ये सब सावयविक रचना मतलब शारीरिक रचना के समान ये सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके ही काम करते हैं। दूसरा है एक निश्चित सीमा। अभी इसकी चर्चा हुई। एक अंग की सीमा जहां पर समाप्त होती है वहां पर दूसरे अंग की सीमा शुरू हो जाती है। एक जहां पर समाप्त हुआ दूसरा वहां से प्रारंभ हो जाता है। तो प्रत्येक व्यवस्था के अंतर्गत सभी अंगों की कार्य करने एक निश्चित सीमा होती है। तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था एक पर्यावरण में काम करती है। तो एक राज्य के, एक देश के अंदर जो भी पर्यावरण होता है, पर्यावरण केवल वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण ये नहीं है। पर्यावरण का मतलब होता है उस देश के राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, ये तमाम प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं, ये सभी प्रकार की परिस्थितियां, सभी प्रकार के पर्यावरण राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। और न केवल प्रभावित करते हैं अपितु राजनीतिक व्यवस्था भी इनको प्रभावित करती है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। कभी पर्यावरण के सामने राजनीतिक व्यवस्था को झुकना पड़ता है तो कभी राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण को झुकना पड़ता है। जैसे भारत में जो भी हमारे देश का धार्मिक ऐतिहासिक पर्यावरण था उसके अनुरूप भारत ने अपना संविधान का निर्माण किया। परिणाम यह हुआ कि जब नया संविधान लागू हुआ हमारे देश में तो जनता को परिवर्तित करने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई, ज्यादा कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि भारत का संविधान हमारी अंतरात्मा की आवाज के रूप में हमारे सामने आया। इसलिए हमने संविधान को क्या किया? अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया। लेकिन जब सोवियत संघ में 1917 में क्रांति हुई तो वहां पर जो साम्यवादी शासन की स्थापना की गई वह लोगों पर आरोपित की गई थी। परिणाम यह हुआ कि शासन को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सोवियत संघ की जो जनता थी वह साम्यवादी शासन को पहली बार देख रही थी और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढाल रही थी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण भी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। और चौथा विशिष्टता। विशिष्टता किस चीज की? कि राजनीतिक व्यवस्था एकमात्र ऐसी व्यवस्था होती है जिसके पास बाध्यकारी नीतियां निर्माण करने का अधिकार होता है, कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने का अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। संविधान के अंतर्गत क्या व्यवस्था है कि निर्वाचन होंगे, निर्वाचन में जिसको बहुमत मिलेगा वो अपनी सरकार बनाएगा और जो सरकार बनाएगा उसको 5 वर्ष के लिए कानून बनाने का, प्रदेश का, राज्य का, देश का शासन करने का अधिकार मिल जाएगा और फिर न्यायपालिका इसी प्रकार से अपना काम करेगी। तो जिसके पास बाध्यकारी नीति निर्माण करने का अधिकार होता है उसे राजनीतिक व्यवस्था का नाम दिया जाता है। और इसके अलावा रॉबर्ट डहल जो कि राजनीतिक व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक हैं,
और उन्होंने भी राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। देखिए कौन कौन सी विशेषताएं। सबसे पहले राजनीतिक संरचना की समानता। दुनिया में जितने भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी देशों में एक सरकार जरूर है। उस सरकार में, उस राजनीतिक व्यवस्था में दुनिया के सभी देशों की राजनीतिक संरचनाओं का, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर लीजिए, उसमें व्यापक तौर पर, मोटे तौर पर समानता पाई जाएगी। कैसे? सभी देशों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जरूर है। सभी देशों में, विशेष करके हम लोकतांत्रिक देशों की चर्चा करते हैं, तो इन सभी देशों में व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका काम लागू करती है, कानून लागू करती है, न्यायपालिका दंडित करती है। तो मोटे तौर पर सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यापक तौर पर समानता देखने को मिलती है। यदि अंतर होता है तो विशिष्टीकरण का अंतर होता है। कैसे विशिष्टीकरण का अंतर? जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि मंत्रिमंडल मतलब कार्यपालिका के सदस्य सब के सब संसद के सदस्य होते हैं। तो संसदीय देशों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका मिलजुल कर काम करते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक पद्धति में, जो अमेरिका में पद्धति है, वहां पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका अलग अलग रह करके काम करती है। तो यही अंतर दुनिया के विभिन्न देशों में अनेक प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे इंग्लैंड में जो न्यायाधीश होते हैं, ये सभी न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वहां की संसद के दूसरे सदन के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से विशिष्टता के रूप में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन सभी जगह समान रूप में एक व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। दूसरा है कार्यों की सर्वव्यापकता। राजनीतिक व्यवस्था के कार्य बहुत व्यापक होते हैं, राष्ट्रव्यापी होते हैं, क्योंकि इस राजनीतिक व्यवस्था का संबंध संप्रभुता से होता है, और संप्रभुता की सीमा क्या है? पूरे राष्ट्र की सीमा तक व्याप्त होता है। तो राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किए जाने वाले कार्य राष्ट्रव्यापी होते हैं, बहुत व्यापक रूप लिए हुए होते हैं। तीसरा, राजनीतिक संरचना की विविधता। दुनिया के सभी देशों में राजनीतिक संरचनाओं में विभिन्नताएं पाई जाती है, मोटे छोटे मोटे अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे भले ही आज हम संसदीय शासन के रूप में भारत को मानते हैं, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की संसदीय व्यवस्था को देखते हैं, लेकिन अनेक प्रकार के अंतर इन सभी संसदीय देशों के अंतर्गत पाई जाती है, क्योंकि पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है राजनीतिक व्यवस्था पर। तो हर देश का अपना एक पर्यावरण होता है, उसी पर्यावरण के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था भी काम करती है, तो अंतर का आना स्वाभाविक है। तीसरा, मिश्रित स्वरूप। दुनिया के सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक मिश्रित स्वरूप पाया जाता है। कोई भी व्यवस्था, किसी भी एक देश की व्यवस्था को ले लीजिए, वह केवल लोकतांत्रिक होगी या तानाशाही होगी, ऐसा नहीं है। दुनिया के सभी प्रकार के देशों, दुनिया के सभी देशों में अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के रूप में कई संस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है इंग्लैंड की शासन व्यवस्था। इंग्लैंड में लोकतंत्र है क्योंकि सम्राट का पद है, कुलीन तंत्र है क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, प्रजातंत्र है क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स है, तानाशाही है क्योंकि मंत्रिमंडल की स्थिति तानाशाह के समान होती है। देखिए, चारों रूप हो गए। क्या भारत में ऐसा है? भारत में भी यही है। कैसे? भारत में राजतंत्र है। कैसे? क्योंकि जो सम्मान, जो स्थान राष्ट्रपति को दिया जाता है, वही स्थान किसी जमाने में एक राज्य के राजा को दिया जाता था। सम्मान में कोई कमी नहीं है, स्वरूप बदल गया है। कुलीन तंत्र भी है। कैसे कुलीन तंत्र? कुलीन तंत्र का मतलब यह नहीं है कि कोई धनी लोग ही कहीं पर जाकर काम करेंगे तब कुलीन तंत्र, ऐसा नहीं है। विशिष्टता होनी चाहिए, किसी न किसी प्रकार से खासियत होनी चाहिए, हम उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। चाहे एक वर्ग के लोग हों, चाहे एक जाति के लोग हों, एक समान उम्र के लोग हों, एक समान आयु के लोग हों, ये सब के सब कुलीन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत में राज्यसभा का की सदस्यता के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ? आयु की दृष्टि से राज्यसभा की स्थिति
कूलिंग तंत्र के समान है। और वहां पर नवयुवक नहीं पहुंच पाती, राज्यसभा में बड़े बुजुर्ग लोग पहुंचते हैं, क्योंकि राज्यसभा को एक गंभीर सदन माना जाता है। जितना हंगामा लोकसभा में होता है उसी प्रकार का हंगामा राज्यसभा में नहीं होता, या नहीं होना चाहिए। भले ही आज व्यवहारिक दृष्टि से बहुत परिवर्तन हो चुका है, लेकिन फिर भी राज्यसभा को मोटे तौर पर समग्र रूप में कूलिंग तंत्र का प्रतीक माना जा सकता है। फिर लोकसभा है, मतलब लोकतंत्र है, और मंत्रिमंडल की तानाशाही है, क्योंकि मंत्रिमंडल के पास बहुमत होता है, तानाशाही है। दुनिया के सभी देशों में इस प्रकार से मोटे तौर पर सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, और इसीलिए डहल कहता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का मिश्रित स्वरूप सभी देशों में देखने को मिलता है। पांचवा, राजनीतिक साधनों पर असमान स्वामित्व। राजनीतिक साधन पूरे देश में जो भी उपलब्ध होते हैं, इनका स्वामित्व असमान होता है। स्वाभाविक है, हम समानता की बात करते हैं। क्या ऐसा की व्यवस्था कर सकते हैं कि सबके पास समान पैसे हों? नहीं, संभव नहीं है। सबकी ऊंचाई एक समान हो, क्या ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो समानता का मतलब क्या है? अवसर की समानता, सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन समान अस्वामित्व होता है, असमान स्वामित्व होता है। हर देश में छोटे बड़े लोग होते हैं, धनी निर्धन होते हैं, पढ़े लिखे और निरक्षर लोग होते हैं, शिक्षित और साक्षर लोग होते हैं, बहुत बड़े परिवारों के, संपन्न परिवार के होते हैं, तो विपन्न परिवार के लोग भी होते हैं। तो असमान स्वामित्व होता है। राजनीतिक साधनों पर असमान स्वामित्व होगा, क्योंकि सबके सब नेता नहीं बन सकते, सबके सब एमएलए नहीं बन सकते, सबके सब सांसद नहीं बन सकते। तो असमान स्वामित्व का होना आवश्यक है, और असमान स्वामित्व होता ही है। फिर राजनीतिक साधनों का असमान वितरण। जब असमान स्वामित्व है तो असमान वितरण भी होगा। आप व्हाट्सएप चलाते होंगे, व्हाट्सएप में अनेक प्रकार के ग्रुप्स बनते हैं, अलग ग्रुप बनते हैं। मान लीजिए किसी ग्रुप में 200 सदस्य हैं, तो इन 200 के 200 सदस्य हमेशा सक्रिय नहीं हो सकते। यदि 200 के 200 पूरे के पूरे सभी सदस्य एकदम से सक्रिय हो जाए और सब दिन 2-2, 3-3, 4-4 मैसेज पोस्ट करते रहें, तो 200 लोग पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे। इनके पास को दूसरा काम करने का समय नहीं रहेगा। तो होता क्या है, 200 लोगों के ग्रुप में मुश्किल से 5, 6, 8, 10 लोग ज्यादा सक्रिय होते हैं। 10 लोग मतलब 200 में 10, मतलब बहुत परसेंटेज बहुत कम हुआ। 30-40 लोग ऐसे होते हैं जो बीच बीच में कभी 8 दिन, 10 दिन में, 2-4 दिन में कोई एक आध पोस्ट भेज दिया, ऐसे सक्रिय होते हैं। और अधिकांश सदस्य मतलब कि 40 धन 50, 200 में 50 लोग ज्यादा थोड़ा सक्रिय हुए, 10 ज्यादा सक्रिय, 40 कम सक्रिय, और बाकी जो 150 बचे पूरी तरह से निष्क्रिय रहते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का संदेश देकर के अपनी सक्रियता को दिखाने का प्रयास करते हैं। होता है। तो हर देश में असमान स्वामित्व होता है, साधनों का असमान वितरण होता है। परिणाम स्वरूप समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं होती है। अवसर सबको मिलता है, लेकिन सब के सब उसमें भाग नहीं ले पाते। अनेक प्रकार की असुविधाएं होती हैं, अनेक प्रकार की कमियां होती हैं, और जो इसमें भाग लेता है वह आगे बढ़ जाता है। फिर राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न। प्रत्येक व्यक्ति जो राजनीतिक व्यवस्था के अधीन रहता है अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है। नेता चुनाव लड़ते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, और जो ज्यादा प्रभावित कर देता है मतदाताओं को, वह विजयी हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्तर पर सक्रिय रहने वाला व्यक्ति अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करता है।
क्योंकि यदि वह अपना प्रभाव बढ़ा दिया, वह आगे चल करके एक सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर सकता है। फिर वैधता का अर्जन। राजनीतिक व्यवस्था जो भी काम करती है वह वैधता का अर्जन करती है, मतलब अपने काम को औचित्यपूर्ण साबित करने के लिए वह तर्क देती है कि हमने इस कारण से ऐसा कानून बनाया। जैसे अनुच्छेद 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर से, सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि इन इन कारणों से अनुच्छेद 370 को हटाया जाना जरूरी हो गया था और हमने उसे हटाया। वैधता का अर्जन। सरकार जो भी राजनीतिक व्यवस्था है, सरकार के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, वह जब तक संसद से स्वीकृत न हो जाए, जब तक पूरे देश का जनमानस उसको स्वीकार न करे, तब तक वह काम सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो वैधता का अर्जन करती है राजनीतिक व्यवस्था। फिर विचारधारा का विकास। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था एक निश्चित विचारधारा का विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जैसे 1991 के पहले तक भारतीय शासन व्यवस्था समाजवाद की विचारधारा को अपनाए हुए थी और उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 के बाद इसमें परिवर्तन आया। अब हर हाथ को काम, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना और जनता का कल्याण, जन कल्याण का व्यापक उपाय करना, यह शासन का उद्देश्य हो गया है। आज समाजवाद को कोई नहीं पूछता, क्योंकि मान लिया गया है कि समाजवाद एक असफल विचारधारा है। लेकिन कुछ देशों में चल रहा है तो चल रहा है, तो एक निश्चित विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रही है। जैसे भारत की वर्तमान व्यवस्था लोकतंत्र को लेकर के आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यह लोकतंत्र पूरे राष्ट्र में व्याप्त हो जाएगा। अभी तो सैद्धांतिक तौर पर व्याप्त हो चुका है। ग्राम पंचायतों की स्थापना और नगर पालिकाओं की स्थापना करके तो पूरे देश में व्यवस्था, लोकतंत्र व्यापक रूप से स्थापित हो गया है। लेकिन व्यवहार में अभी कुछ कमी है। तो एक निश्चित विचारधारा का विकास राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। फिर अन्य व्यवस्थाओं का प्रभाव। चूंकि आज दुनिया बहुत संक्षिप्त हो गई है, पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो एक देश की व्यवस्था दूसरे देश की व्यवस्था को प्रभावित करती है। यदि हमको लगता है कि किसी दूसरे देश में कोई व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो अन्य व्यवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। और व्यवस्था में परिवर्तन, यदि आवश्यक हुआ तो व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। और विरोध और मतैक्यता। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में विरोध का होना आवश्यक है और विरोध के बाद मतैक्यता भी जरूरी है। यदि केवल विरोध हो तो देश चल नहीं पाएगा, देश के टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। और केवल मतैक्यता हो तो देश नहीं चलेगा, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में निरंकुशता का भाव आएगा। तो विरोध होना भी चाहिए। यदि सत्तारूढ़ दल का विरोध न हो तो सत्तारूढ़ दल में निरंकुशता और तानाशाही की प्रवृत्ति आएगी। विरोध होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा विरोध न हो जाए कि मतैक्यता की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। इतना ज्यादा विरोध न हो कि संसद केवल हंगामों से ही निपट जाए, खत्म, उसकी बैठक ही ना आयोजित हो, ऐसा इतना ज्यादा विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध हो, लेकिन इसके बाद भी संसद का काम चलना चाहिए। तो विरोध भी है, मतैक्यता भी है। तो इस प्रकार से ये रॉबर्ट डहल ने राजनीतिक व्यवस्था की इतनी विशेषताएं बताई। अंत में आमंड के शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था समाज में व्यवस्था बनाए रखने, राजनीतिक व्यवस्था का काम समाज में व्यवस्था बनाए रखना है। और मांगों के रूपांतरण की वैध व्यवस्था है। मांगों का रूपांतरण, एक नया शब्द आया, समाज के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा मांगे पेश की जाती हैं। किसके सामने? व्यवस्था के सामने। व्यवस्था उन मांगों पर विचार करके नियम बनाता है, कानून बनाता है
तो इसे मांगों का रूपांतरण कहते हैं। हमने मांग की, हमको एक नया राज्य चाहिए, तो कैसे बनेगा राज्य? राजनीतिक व्यवस्था के पास यह मांग जाएगी, राजनीतिक व्यवस्था उस मांग पर विचार करके कानून बनाएगी। ठीक है, अमुक राज्य का निर्माण किया जाता है, इसको मांगों का रूपांतरण कहते हैं। मांगों का रूपांतरण किस रूप में होता है? कानून के रूप में होता है। इसी को निर्गत कहते हैं, आगे चलकर इस पर चर्चा करेंगे। तो इसी को निवेश, रूपांतरण, निर्गत कहते हैं। निवेश मतलब मांगे पेश करना, रूपांतरण का मतलब उस मांग पर विचार करके कानून बनाना, और निर्गत का मतलब कानून बना करके वह चीज अमुक उन लोगों को दे देना। यह निवेश निर्गत प्रतिमान कहलाता है। तो मांगों का रूपांतरण करने की वैध व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, और यह एक ऐसी बाध्यकारी शक्ति है जो राजनीतिक व्यवस्था की सभी गतिविधियों को एक सूत्र में पिरोते हुए, राजनीतिक व्यवस्था में इतनी शक्ति होती है कि पूरे देश की समस्त प्रकार की गतिविधियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए वह सक्षम होती है, अर्थात एक संगठित रूप प्रदान करती है। पूरे देश को एक संगठित रूप प्रदान करती है। इसकी शक्ति, इसकी क्षमता, इसका अधिकार राजनीतिक व्यवस्था को होता है। ये है राजनीतिक व्यवस्था संबंधी आज की चर्चा। आगे फिर अगले वीडियो में देखेंगे। आपको धन्यवाद।